बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको इस चौथी कड़ी में बहुत खुशामदीद, जो कि है एंटरिंग द वर्क फोर्स, जॉब सीकिंग एंड इंटरव्यू स्किल्स। तो हमारे साथ एज यूजुअल सुहेल याकूब साहब हैं, जो कि हमें इस मौजू पर हमारे साथ बात करेंगे। तो जनाब, अब एक चीज़ ये कि जॉब तो हो गई, तालीम तो मुकम्मल हो गई, अब क्या करें? तो हाउ टू हंट एक्चुअली जॉब, कैसे तलाश की जाए सुहेल साहब? अच्छा, जैसे चूंकि हम हर दफ़ा कहीं ना कहीं पीछे से थोड़ी बातचीत शुरू करते हुए कि हमारे यहाँ तो आप कहें बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से तालीम का मुकम्मल मकसद ही जो है वो एक नौकरी का हुसूल है। जी तो जी। चूंकि अब हमने तालीम हासिल कर ली है, तो नौकरी के हुसूल के लिए या नौकरी का हुसूल कैसे किया जाए, यही मेरा ख्याल है इसका सवाल है। तो इसमें इसको हम दो हिस्सों में पहले तकसीम कर लेते हैं। एक ये कि जब आपने तालीम ख़त्म की है और अब आप पहली दफ़ा जॉब मार्केट में एंटर हो रहे हैं, तो क्या होगा। अच्छा, ये भी आपको वक्त के साथ इसी तब्दीली का या जो तगय्युर आ रहा है, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मतलब मैंने अपनी पहली जॉब जो है वो डॉन अखबार में इश्तिहार देख के अप्लाई किया था। तो उस ज़माने में डॉन एक बड़ा सिग्निफिकेंट मीडियम था, जिसमें जो जो इदारे हैं वो अपना इश्तिहार देते थे और लोग अप्लाई करते थे, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। अब या तो जैसे आपको पहले से, बल्कि इसमें भी मैं एक कदम और पीछे दोबारा बात करते हुए कि जब आप पढ़ रहे हैं या तालीम आपकी मुकम्मल होने की तरफ आ रही है, तो उसी वक्त आपको टारगेट करना है कि किन इदारों में आपने जाना है और उन इदारों में जाने के कवायद व ज़वाबित क्या हैं। मसलन मिसाल के तौर पे आप अगर एक बैंकिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो बैंकिंग जो है वो इंटर्न प्रोग्राम उनका वो होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक कब अपने इंटर्न प्रोग्राम को इश्तिहार देता है, या वहाँ आप पहले भी अप्रोच कर सकते हैं। एफएमसीजी भी जो है वो आमतौर पे ये एमबीए स्कूल से जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम लेते हैं, उसमें 3-4 लोग लेते हैं और उसमें से 1-2 लोगों को जॉब मिल जाती है। तो जो आप जब पहली दफ़ा जॉब मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके तरीक़ेकार बहुत मुख्तलिफ हैं, या जब आप जॉब स्विच करना चाहते हैं। हम जब अच्छा सुहेल साहब, इसमें एक मैं सवाल करना चाहूँगा कि बिफोर हंटिंग अ जॉब, इंटर्नशिप जो होती है, आपके ख्याल में किस हद तक अहम होती है और कितनी कारामद साबित होती है जॉब पाथ बनाने के लिए? देखिए, वो बेसिकली जो तालीमी इदारे हैं वो इंटर्नशिप करवाते ही इसलिए हैं कि आपको एक जॉब की, क्योंकि आप एक खुद सोचे ना कि जब हम लोग भी थे तो हम एक खुले टुले जीन्स टी शर्ट के साथ, अब तो खैर तो बहुत सारे इदारों में ये कल्चर भी आ गया है, या बहुत जैसे रोज शेव ना करना या इस तरह की बहुत सारे जिसको कहते हैं ना हैप्पी गो लकी किस्म के हम वो होते थे, और कवायद व ज़वाबित या डिसिप्लिन जो है वो हमें बार सा लगता था। तो वो इंटर्नशिप आपको इस चीज़ के लिए तैयार करती है। तो एक तो वो है, लेकिन मैं जैसे अप्रेंटिसशिप कह लें या कुछ जहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम के तौर पे वो लेते हैं, मैं एक्चुअली उसको हाईलाइट कर रहा था, जिसको मैंने इंटर्न करके बात की थी, कि जहाँ एंट्री लेवल पर वो लोगों को लेते हैं और बहुत बड़ी तादाद में लेते हैं, और वो बावर भी करा देते हैं कि हमने 70 लोग लिए हैं, लेकिन शायद हम 50 लोगों को ले पाएंगे या 40 लोगों को ले पाएंगे, और उसके आखिर में एक इम्तिहान होगा, एक पूरा जो सिलेक्शन का एक तरीक़ेकार है, तो उसमें तो वो आपके लिए आपको अपने आप को उसके लिए तैयार करना होता है, ताकि वो आप करें, उसको टारगेट करें। मतलब बहुत फोकस अप्रोच होगी। इस वक्त जो एक जो गलत तरीक़ेकार हमारी नौजवानों में आ गया है, वो एक जनरल सा सीवी बनाकर हर जगह भेज देते हैं। यकीन माने उसको कोई नहीं पढ़ता और उस पर कुछ भी नहीं आएगा। आपने बहुत टारगेटेड अपना जो एम है उसको लेना है और उसको हासिल करना है। जैसे 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 जॉब अपॉर्चुनिटी है और जो उनके रिक्वायर्ड स्किल्स उन्होंने मेंशन किए हैं, आप अपने उसको सीवी को कस्टम टेलर करें और उसको थ्रो अवे एक ही पैटर्न पे ना करें, बल्कि टारगेटेड रिज्यूमेस अपना आप भेजें। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए, अगर आप सीवी फेंकेंगे वो भी सीवी फेंक देंगे। अगर आपने सीवी सही तरह टेलर करके बनाया है, तो वो भी फिर उसको उतनी ही इज्जत देंगे। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बिफोर इसके कि हम ना जैसे इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर जाएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ जो बड़ा अहम है मेरे ख्याल से, कि हम लोग बेसिकली जेन एक्स और जेन वाई, आजकल जनरेशन को डिवाइड किया है ना उन्होंने 60s से ऑनवर्ड्स। जी जी। तो बेसिकली जो जेन जी और जेन अल्फा अब आने वाली, जेन जी तो अब चल रही है जो कि अब जॉब मार्केट में एंटर हो रही है, एंड जेन अल्फा इज द वन जो कि 2010 के बाद पैदा हुए। तो ये लोग जो हैं बेसिकली बड़े आज़ाद ख्याल किस्म के लोग हैं, ये कवायद को पसंद नहीं करते और ये पसंद करते हैं कि हम ना बिल्कुल फ्री स्टाइल फ्री लांसिंग करें और इस तरफ जाएं। तो ये भी गाइड कीजिएगा कि आने वाले वक्तों में भी फ्री लांसिंग
versus corporate world, यानी professional job market, which is more attractive to this new generation? देखिए, मेरा ख्याल है कि मैं इसको यूं कहूँगा कि ये जब मैं खुद नौकरी कर रहा था तो फ्लेक्सी आवर्स उस वक्त से शुरू हो गया था। अच्छा, फ्लेक्सी आवर्स ये था कि आप 9 से 11 के दरमियान कभी भी तशरीफ ला सकते हैं, ठीक है। पहले होता था कि नहीं 9 बजे नहीं पहुंचे, लेट हुआ या वो छुट्टी गिनी जाए वगैरह वगैरह। तो कहा कि आप मिसाल के तौर पे 9 से 5:30 बजे तक के दफ्तर के औकात हैं, आप 10 बजे आए तो 6:30 तक जाएंगे। और उन्होंने बीच के एक आवर्स मैंडेटरी किए हुए थे कि जैसे 11 से 3 में सबने मौजूद होना है, ठीक है। तो यहाँ से ये आगाज हुआ था। अच्छा, अब कुछ जॉब्स हैं जो कि जैसे मैं और बात कहूँ, मैं थ्रू आउट सेल्स पर्सन रहा। सेल्स की जॉब फील्ड की होती है तो आप वहाँ वैसे ही आप आज़ाद होते हैं, खुद मुख्तार होते हैं, जो काम है वो आपने करना होता है। लेकिन ये जनरेशन जो है ना, वो हम थोड़ी सी इंतहा पसंद है, ये बिल्कुल मादर पेदर आज़ाद हो गई है। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे असाइनमेंट दे दो, मैं असाइनमेंट और मुझे बता दो कब आपको चाहिए, किस तरह करता हूँ, कब करता हूँ, कैसे करता हूँ, ये मेरा हेडेक है। तो इससे ये बच्चे नहीं समझ रहे कि जो एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट में जो ग्रूमिंग होती है वो उससे भी महरूम हो रहे हैं। मतलब आज मैं जो कुछ भी प्रोडक्ट हूँ, मैं उसका पूरा क्रेडिट अपने तमाम सर्कमस्टांसेस, तमाम एनवायरनमेंट, अपने तमाम साबका बॉसेस को देता हूँ, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग को, कॉर्पोरेट ग्रूमिंग जिन्होंने मुझे सिखाया और मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। वो फिर आप घर में रहते हुए या फ्लेक्सी आवर्स या रिमोट जगह से करते हुए वो ग्रूमिंग नहीं हो सकती। बहुत दुरुस्त। अच्छा, अब देखिए कि जैसे फर्ज करें कि आपने एक प्रोफाइल अपना दिया कहीं पे इदारे में और कॉर्पोरेट उस इदारे से आपको कॉल आ गई, ठीक है। तो ये बताइएगा कि इट्स वेरी, जैसे कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जो फिजिकल अटायर है उसकी बहुत अहमियत हुआ करती है। तो अब किसी भी जगह पर जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके ख्याल में क्या अटायर होना चाहिए उसका, इंटरव्यूई का? देखिए, अगर आपको पहले ग्रूमिंग का या जो ड्रेसिंग के कोड्स हैं उससे आपकी वाकफियत है तो फिर बहुत, तो इसमें जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में आपकी ड्रेसिंग कंजर्वेटिव होनी चाहिए। कंजर्वेटिव से क्या मुराद है? कंजर्वेटिव से आम मफहूम में हम यही लेते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ सूट पहनने की ज़रूरत है या कोट की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी डार्क ट्राउजर्स, लाइट कलर शर्ट, प्रेफरेबली वाइट, ऑफ वाइट, स्काई कलर, इस तरह के, और एक टाई जो अगर उस तरह की रिक्वायरमेंट है अगर वहाँ पर, तो ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है इसमें। तो इसमें बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वो है। और जो एक चीज जिसको बदकिस्मती से हमारे यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, वो जूते। जूते आपके बिल्कुल शाइन एंड पॉलिश, शार्प एंड क्रिस्प वो होने चाहिए। लोग अक्सर बहुत अच्छा सूट पहन के आते हैं, नीचे ऐसा लगता है कि शूज और पॉलिश की मुलाकात को सदियां बीत गई हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे इससे एक पुरानी बात याद आ गई कि वो मैक्सिम है कि अगर किसी शादी में के लिए आप किसी लड़की का इंतखाब करने जाएं तो आलू छीलने के अमल से देखें कि हाउ शी इज गुड इन घरस्ती। लाइकवाइज if you want to see a guy, look at his shoes. Actually आलू के साथ ये था कि वो इसकी स्किन कितनी वो पतली काटती है। Exactly. अगर उसके साथ आलू काट दिया तो उसका मतलब है वो सुघड़ नहीं है, और अगर बहुत बारीक उसने तराशा है तो वो फिर so likewise shoes for men. जी बिल्कुल। यहाँ से वो, वैसे तो खैर ये चूंकि नौजवानों को है तो उनको मैं एक इंसेंटिव भी ऑफर कर सकता हूँ। वो इंसेंटिव ये है कि वो आमतौर पर जब कोई लड़का लड़की मिलते हैं तो लड़की उमूमन सबसे पहले जो सिन्फ मुखालिफ है उसके शूज ही देखती है। तो शायद हो सकता है वो लोग अब अपने जूतों का ध्यान रखना शुरू कर दें। सही। तो अच्छा, ये बताइए कि इंटरव्यू जैसे होते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो कितनी इकसाम है, और जैसे कई दफ़ा इंटरव्यू बहुत कैजुअल होता है और बड़ा इनफॉर्मल किस्म का होता है, कई जगह बहुत फॉर्मल किस्म का एक बोर्ड बैठा होता है और वो एक पूरा पैनल आपको इंटरव्यू कर रहा होता है। तो कितनी इकसाम है इंटरव्यू की और उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ये इसके बारे में बताएं। अच्छा, लेकिन जो एग्ज़ाम है आमतौर पे उसमें जैसे आपने इनफॉर्मल बताया, तो एक तो ये होता है कि बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, उनको एक सीक्वेंस से वो सवालात करते हैं जो आमतौर पे पहले आपसे आपकी ज़ात के बारे में होते हैं, तो वो आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी ज़ात के बारे में बड़ी आसानी से बात कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको कूल डाउन करें, आपकी टेंशन को कंट्रोल करें ताकि आगे मुश्किल सवालात में। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है। तो बहुत ही कैजुअल होता है, इनफॉर्मल होता है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है।
एक पैनल इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू इन इटसेल्फ एक स्ट्रेस इंटरव्यू है, ठीक है। और स्ट्रेस इंटरव्यू एक अलग भी होता है जिसमें थोड़ी सी बदतमीजी भी की जाती है। वो ये देखते हैं कि अगर एक डिफिकल्ट सिचुएशन है तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, आवाज हैंडलिंग में जैसे जी। सिमुलेटेड इंटरव्यूज होते हैं जिसमें एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, आपको बताया जाता है कि अच्छा अगर ऐसी सूरत हाल हुई, जैसे कस्टमर सर्विसेज में कहा जाता है कि आप किसी को रहे हैं और कोई आदमी आया और वो मुहल्लज़ात भी बोल रहा है, बुरा भला भी कह रहा है, तो उसको कैसे डील करेंगे। तो वो एक सिमुलेटेड या सिचुएशन क्रिएटेड इंटरव्यूज, तो ये एग्जाम होती है। मेरा इसमें फिर एक यकसतरी जवाब होगा, बी योरसेल्फ, ठीक है। जो मैं उम्मूमन इसमें अपने कैंडिडेट्स को बताता हूँ, डोंट ट्राई टू प्रिटेंड व्हाट यू आर नॉट, बिकॉज दैट्स अ फेक थिंग। और फेक का क्या होता है वो आपको पता है। आप वो कतई तौर पे प्रिटेंड ना करें जो आप नहीं है, अब वो पेश कीजिए जो आप हैं। अच्छा, इसी मद में सोहेल साहब, कई दफा ऐसा होता है कि जब आप खास तौर पे सेल्स के इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे कहता है, कोई टारगेट कमिट करवा रहा होता है, वेलकम सेल्स क्या आप कर सकेंगे, फर्स्ट जो ऑन बोर्डिंग के बाद Q1 में कितना सेल्स आएगा। तो आप जिस तरह से कह रहे हैं बी योरसेल्फ, तो वन शुड नॉट कमिट एनी फॉल्स कमिटमेंट नहीं देनी चाहिए टारगेट को एक्सेप्टेंस की कि जो वो कर सके। मेरा ख्याल है कि अगर हम सिर्फ जॉब लेने के लिए कोई गलत कमिटमेंट दे देंगे तो अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन मेस। 100% एग्री, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई ओवर एम्बिशियस या वो तमाम बातें जो आप नहीं कर सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसका वादा नहीं करना चाहिए। मैं तो बल्कि एक इसमें मैंने मुख्तलिफ जगहों पे सीनियर पोजीशंस पे काम किया, तो इंडस्ट्री से लोग स्विच करके आते थे, तो वो बड़े मज़े की बात होती थी। तो वो आते थे ना, तो वो अक्सर आके कहते थे कि अच्छा जब मैं आया ना तो मेरे साथ इतने कस्टमर आएंगे और मैं इतना बिजनेस साथ लेकर आऊँगा। तो वो पता नहीं क्यों मैं उनसे कहता था, और जब जाएंगे तो वो लाजवाब हो जाए, क्योंकि इस सवाल की उन्होंने तैयारी नहीं की होती, क्योंकि पता नहीं कौन पागल बैठा हुआ है, मैं बिजनेस लाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनको ये बात बताया कि भाई जो तुम लेकर आ रहे हो उसके साथ ज्यादती कर रहे हो, तो फिर जब जाओगे तो ये लेके भी जाओगे। तो ये चीजें, और ये बाज़ औक़ात लोग बताते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इंटरव्यूअर क्या सोचता है। अगर कोई मेरे जैसा हुआ तो शायद ये भी सोचेगा कि जाते हुए ले भी जाएगा। अच्छा देखें, जब आप कोई जॉब सीकर होते हैं और आप जॉब के लिए जा रहे होते हैं तो बहुत से सवालात जो है ना आपके अपने माइंड में होते हैं रिगार्डिंग दी जॉब, नेचर ऑफ जॉब, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ दी एम्प्लॉयर। तो क्या जैसे इंटरव्यूई सवाल कर सकता है पैनल से या इंटरव्यूअर से? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, मैं फिर इस पे कहूँगा कि आपको अपने आप पर कितना एतमाद है और आप कितने डेस्परेट हैं अपनी जॉब के लिए। बदकिस्मती से हम जॉब उस वक्त स्विच करते हैं जब हमने वहाँ पूरी कश्तियाँ जला दी होती है, तो हमारे पास निगोशिएट करने के लिए बार्गेनिंग पावर नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास बार्गेनिंग पावर है तो मतलब मैं, अगर आप इसको खुद सताई ना लें, तो मैं तो ये तक पूछा कि भाई जिस पोजीशन पे आप मुझे लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे जो पिछले साहब थे वो कितने अरसे तक रहे थे, और उन्होंने छोड़ा था तो क्यों छोड़ा था, आपने निकाला था या उन्होंने छोड़ा था। तो मतलब ये बड़े हसास सवालात हैं। मैंने तो बहुत सीधे अंदाज में आपके सामने पेश किए, लेकिन उसका तरीक़ेकार है पूछने का। वो मैंने खैर आगे के लिए रखा था, वो अल्बर्ट महाबेरियन का फार्मूला आपने यकीनन आपके नज़र से गुजरा होगा, कि जिसमें कंटेंट जो है वो सिर्फ 7% इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो है वो सारा का सारा नॉन वर्बल है, 93। उसका ब्रेकअप ये है कि 38% आपकी टोन कैसी है, आपकी टोन की पिच, ज़ेरो बम आवाज़ की, और 55% आपकी बाकी बॉडी लैंग्वेज जो है, जेस्चर्स वो कैसे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई भी इंटरव्यू देने जाए तो अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी बहुत ध्यान रखे, सिर्फ गुफ्तगू पे ध्यान ना करें। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि नॉन वर्बल 93 है, वर्बल तो सिर्फ 7% है। सही, तो वो सही। अक्सर लोग जो है ना वो मैसेज या कंटेंट को नहीं देख रहे होते, वो देख रहे होते हैं कि उसको पेश कैसे किया जा रहा है। तो इस लिहाज से आप हर किस्म का सवाल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू आस्क। अच्छा, एक चीज ये भी है कि जाहिर है जो भी जॉब का मुतलाशी होता है उसका प्राइम मोटिव रेम्यूनरेशन होता है, तो क्या रेम्यूनरेशन के बारे में भी सवाल किया जा सकता है? देखिए, इसमें मेरी एडवाइस ये होगी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये आमतौर पे यंग लोग बड़ा इसके बारे में मतलब एंशियस होते हैं कि क्या हम पहली इंटरव्यू में ही तनख्वाह की बात कर लें। तो पहले देखिए कि एक तो ये कि वो जिस पोजीशन को उन्होंने एडवर्टाइज किया उनके एक बहुत ही फिक्स्ड स्केल्स होते हैं, थोड़ी बहुत ऊंच नीच वो कर सकते हैं,
तो मेरी तो इसमें राय ये होगी या मेरा तजुर्बा ये है कि जब तक एम्प्लॉयर खुद तनख्वाह को अंडर डिस्कशन ना लाए, आपको नहीं लाना चाहिए। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पहले आप अपने आप को इस ओहदे का अहल तो साबित कीजिए। जब आप अहल साबित कर लेंगे तब जो है वो उस पर तनख्वाह की बात करना मुनासिब है। मेरा ख्याल है कई दफा एंट्रेंस लेवल के ऊपर ये ज्यादा अहमियत होनी चाहिए इस बात की कि जो कॉर्पोरेट इदारा है वो आपको कैसा ट्रैक ऑफर कर रहा है या कैसा एक्सपीरियंस ऑफर कर रहा है। तो सिर्फ रिम्यूनरेशन इज नॉट द की फॉर गेटिंग जॉब, बल्कि और आपका मोटिव ये होना चाहिए कि आप कैसा गेन करेंगे एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। देखिए वो तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उससे पहले आपको उस इदारे के बारे में भरपूर होमवर्क करके जाना चाहिए, क्योंकि वो बाजों का सवाल भी करते हैं। ये आपने बहुत ही अहम बात की। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब उस जगह जाते हैं इंटरव्यू देने के, उनको कुछ नहीं पता होता इदारे के बारे में। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इदारे, जिस इदारे में आप जा रहे हैं उसकी बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप वेबसाइट्स देखिए, चीजें जानिए। अगर कोई कुलीग, साबका कुलीग से आपको आप जानते हैं या कोई रेफरेंस जानते हैं तो आप जरूर जो है वो उनसे पूछ के जाइए। जानकारी आप जितनी अच्छी लेंगे उतने अच्छे आप जवाब दे सकेंगे। इसमें एक थोड़ा सा एक लतीफा नुमा वाकया मैं आपके साथ, मैं एक ऐसे इदारे में रहा जहाँ प्रमोशन बोर्ड होते थे ना, अगले प्रमोशन के लिए। तो वो लोग जमा थे, क्योंकि वो कैंडिडेट जमा थे। एक पैनल जो है वो इंटरव्यू कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कि एक कैंडिडेट से कि हमारे इदारे की, जो जिस इदारे में वो काम कर रहे थे, कि इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जनाब ऐसा है कि बाहर लोगों को पता चल चुका है आप ये सवाल कर रहे हैं, और बाहर एक पोस्टर पे वैल्यूज़ लिखी हुई भी हैं, लोग याद कर रहे हैं। मेरी बारी चूंकि पहले आई तो मुझे याद करने का मौका नहीं मिला। सही सही सही। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपसे इंटरव्यूअर सवाल कर रहा होता है, वो कहता है कि भैया आप अपने कोई रेफरेंसेस दें, बताएं जिनसे हम बात करें। अब फर्स्ट एंट्रेंट जो होता है वो मैक्सिमम अपने किसी प्रोफेसर का रेफरेंस दे सकता है। तो आपके ख्याल में रेफरेंस की क्या सिग्निफिकेंस है और आपको रेफरेंस कौन से देने चाहिए? जी, बहुत अच्छी बात है। बट इससे पहले एक बात मैं और उसमें वो हालांकि जहाँ हम ऑनेस्टी की बात कर रहे थे, उसमें भी एक दिलचस्प सी बात है कि एक बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जो उम्मूमन एंट्री लेवल पे पूछा जाता है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। पहले वीकनेस बोला जाता था, आजकल वीकनेस को एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कर। तो इसमें भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग तजुर्बा है कि लोग उम्मूमन वो बातें करते हैं जो वो बिलीव नहीं करते, और 1 मिनट में पता चल जाता है। मैंने कैंडिडेट से पूछा कि भाई व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तो उसने मुझसे कहा ऑनेस्टी। तो मैंने उससे कहा कि व्हाट डू यू थिंक, ऑनेस्टी शुड बी अ प्री रिक्विजिट और एन एट्रीब्यूट। मैंने कहा जी। तो यू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आप जो भी बात कहें वो आपको पता होना चाहिए आप क्या बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द रेफरेंसेस, देखिए यकीनन एक अगर तालिब इल्म पढ़ के निकला है तो उसके पास अपने प्रोफेसर के अलावा कोई नहीं। लेकिन देखिए आमतौर पे ये कहा जाता है कि वो आपका बहुत करीबी अजीज़ नहीं होना चाहिए। तो फैमिली में बहुत सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं, और वो आगे चलकर भी ये नेटवर्किंग बड़ी काम आती है। तो आपके अगर दूर पड़े के कोई रिश्तेदार हैं, तो एक तो ये कि जब आप उनसे मुलाकात करें या उनसे बातचीत करें, अगर वो आपको जानते हैं, और उन्हें बताइए कि आप उनको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तो कोई पता नहीं कि वो आपको कुछ एम्प्लॉयर भी, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर आपको गाइड करते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। यानी पहले तो ये कि नौकरी से पहले की एक अपॉर्चुनिटी है कि आप मुख्तलिफ लोगों से मिलकर उनसे रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो वो आप अपनी जॉब प्रोस्पेक्ट को बढ़ा रहे हैं। और सेकेंडली वो तमाम लोग जो अगर ऐसे हैं जो थोड़े से नोन हैं, सोसाइटी में लोग जानते हैं, तो वो फिर एक थोड़ा सा आपके सीवी पे वेटेज ऐड करता है, और वो लोग जो आपके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होते हैं वो भी उनसे बात करना चाहेंगे और वो भी आपके बारे में राय दे सकते हैं। तो ये बहुत आमतौर पे बगैर, आजकल बड़ा स्टाइल हो गया है कि विल बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट। तो ये भी एक स्टैंडर्ड ट्रेंड है। मैं समझता हूँ अगर आप मेंशन भी कर दें, अगर आपको लगता है कि रेफरेंसेस आपकी स्ट्रेंथ है तो मेंशन कर दें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं ऐसी बिरपा को ऐसे नाम नहीं है, तो फिर आप वो लिख दीजिए कि जब वो चाहें तो आप उन्हें सबमिट कर दें। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब। हम इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर बात कर रहे थे, और आई होप के जो टिप्स हमारे सेगमेंट में दी गई हैं उनसे आपको यकीनन फ़ायदा होगा। और ये एक बहुत लाइफ का अहम सेगमेंट हुआ करता है, फेज़ हुआ करता है, जिसमें कि आप फर्स्ट टाइम जॉब मार्केट में एंटर हो रहे होते हैं। तो आई होप कि इस सेगमेंट को सुनने से आपको फ़ायदा होगा, और अगले सेगमेंट का इंतज़ार कीजिए जो कि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार किया है।
देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या होता है।